नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो के डीएलएड के लिए जो न्यूज़ साइंस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था उसमें एक सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको दिया जा रहा है, टारगेट चीज़ें दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है और कम समय में अभी हमको बेहतर चीज़ें कंप्लीट करवाना है। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के बिल्कुल बेहतर चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आपका पेपर 8 जून से शुरू होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अभी हम दे रहे हैं उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार जो डीएलएड में प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल उसी लेवल का चीज़ें आपको कंप्लीट करवा रहे हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए थोड़ा सा फास्ट में भी चलेंगे क्योंकि समय का बर्बादी अभी बिल्कुल नहीं करना है। और आपसे बताते हैं इससे पहले जितने क्लास हुआ है ना, सारा हम प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिए हैं। प्लेलिस्ट पे जाइएगा और जितने क्लास हैं सारे क्लास को 2 गुना स्पीड में देखिए आप सभी। समय का आपका बचत हो जाएगा क्योंकि अभी समय बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि परमाणु का कौन सा कण नाभिक के बाहर पाया जाता है। देखिए परमाणु की अगर बात किया जाए, जो परमाणु का आपका नाभिक होता है, तो परमाणु के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। बात समझे आप सभी। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे ऋण आवेशित होता है, जबकि प्रोटॉन पे धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इस पे उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से अगर प्रश्न को देख लीजिएगा और एक्स्ट्रा चीज़ें याद रख लीजिएगा तो आराम से प्रश्न बना पाइएगा, हैंडल करके दिक्कत नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। कब, 1897 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। देखिए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे होता है, यकृत। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे आप सभी। मानव का जो मूत्र होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट हूबहू प्रश्न को याद रख लीजिएगा। अगर प्रश्न आना होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, इसको रट्टा मार दीजिए आप सभी। देखिए जब भी आपसे इसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना करते हैं और वेग को आधा करते हैं तब इसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, वेग अगर आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधा होगा। बात समझे, ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह कौन सा लेंस होगा। तो देखिए अगर किसी लेंस की फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है, ठीक है, तो वह अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा ऋणात्मक क्यों। जैसे मान लीजिए किसी को माइनस का चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस का चश्मा लगने का मतलब है कि उसको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, नजदीक का वस्तु दिख रहा है। ठीक है, तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगर वही धनात्मक रहता तब यहां पर उत्तल लेंस हो जाता। बात समझे। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी और एग्जैक्ट प्रश्न को याद ही रख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है पेपर में। बात समझिए। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए क्लास कर लेते, क्लास को लाइक नहीं करते आप सभी, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं शुरू से, उसको पता होगा कि किस लेवल का कंटेंट हम देते हैं, तब बच्चे हम पे ट्रस्ट करता है क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड देते हैं। यहाँ से जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, जैसे ही अगर कोई मॉक लगाता है तो उसमें वो स्कोर कर पाता है। ठीक है, तो आप भी तैयारी कीजिए, आप भी बेहतर स्कोर कर पाइएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से तैयारी करने के बाद कुछ बेनिफिट आपको होता है। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि चीज़ें वही दे रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है।
हमको पता है कि क्या पूछा जाता है, तो बेहतर से चीज़ें हम कंप्लीट करवा देंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है, और ऐसा प्रश्न बिल्कुल आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त होता है वो आपका ऑक्सीजन, जिसे हम सभी O2 के नाम से जानते हैं, बात समझे। देखिए पौधे जो होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में, उसी समय भोजन अपना तैयार करता है। अगला है कि धारा विभवांतर और प्रतिरोध का संबंध क्या कहते हैं। तो देखिए धारा हो गया, विभवांतर हो गया और प्रतिरोध के संबंध को हम सभी ओम का नियम कहते हैं। बात समझे, किसका नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसका बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जो विभवांतर है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको याद रख लीजिएगा आप सभी, हो सकता है अगर प्रश्न आ जाए पेपर में तो आराम से बना लीजिएगा। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। और एक याद रखिएगा आप सभी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जो प्रतिरोध दिया है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो अभी हम क्या बताएं आपको कि धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आ जाएगा तो गलती कर दीजिएगा। क्या अब से गलती कीजिएगा, नहीं कीजिएगा इस सवाल के बाद। देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु से अभिक्रिया करता है, तो वायु से अभिक्रिया ना करे इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो सी राइट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम जो है ये अत्यंत क्रियाशील धातु होता है, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो ये जलना शुरू हो जाता है और पानी के साथ भी अभिक्रिया करता है सोडियम, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो कई बार आपसे को बताएं कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिका में भी पाया जाता है, बात समझे, यानी कि आरबीसी में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया, कई बार आपको बताएं कि जो एनीमिया रोग होता है ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला है यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो तो उसकी गति कैसी होगी। अब यहाँ समझिएगा, त्वरण शून्य का अर्थ होता है कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और समान वेग दिशा में चाल बिल्कुल दोनों का स्थिर रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ये नहीं कह सकते कि गति कैसी होगी, समान वेग ही होगी, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगर त्वरण शून्य होगा तो गति भी इसका बिल्कुल शून्य होगा, तो समान वेग होगा इसका दोनों का। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है। तो सभी को पता होगा, कई बार आपको बताएं कि 118 तत्व होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है, 18 समूह है और आवर्त कितना है, 7 आवर्त है, याद रखिएगा आप सभी। जो ये वाला ऐसे करके जो धारी देखते हैं ये 18 है और ये लैंड इसके बला जो देखते हैं ये 7 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। तो जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बात समझे, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक घटने लगता है, बात समझे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल जम जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है ना तो क्वथनांक घटता है। अच्छा, यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर यहां पर सेल्सियस पूछा गया है तो 100, अगर पूछ लिया जाए केल्विन में कितना होता है तो 373 केल्विन होता है, इसको याद रखिएगा। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है कि उतने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अगला है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए लंबाई हो गया, तापमान हो गया, अनुप्रस्थ क्षेत्र हो गया, ये सभी पर निर्भर करता है, जबकि रंग पर कोई निर्भर नहीं करता है। रंग से क्या मतलब है कि किस कलर का है, कोई मतलब है नहीं। अच्छा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बताए थे अभी हम, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो पेड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ को लगाना चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए।
जितना वृक्ष काटिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और गर्मी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अगर गति और दिशा दोनों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसी को हम सभी त्वरण के नाम से जानते हैं। बात समझे, अगर गति भी और दिशा दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो ये आपका त्वरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। जो प्रश्न दे रहे हैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप याद रखिए, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, हूबहू प्रश्न आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ये सभी न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो संवेग में परिवर्तन की दर से ही संबंधित है। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये बल की व्याख्या करता है और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा नियम बल की व्याख्या करता है। पहला नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम, कि संसार में कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो गति करते रहेगा, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। तीसरा क्या कहता है, क्रिया टू विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए पीएच स्केल जो होता है ये आपका 1 से लेके 14 तक होता है ना। 7 से कम जो होता है यानी कि 1 से लेके 7 तक जो होता है ये आपका अम्लीय होता है और 7 से 14 तक आपका क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है। देखिए रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है विटामिन के, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा विटामिन के, विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है, विटामिन सी स्कॉर्बी रोग से संबंधित है, विटामिन डी इससे बच्चों की हड्डी कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। न्यूटन ने ही दिया है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आसान प्रश्न है। अच्छा आपसे बताइएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किस कारण से। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप पृथ्वी पर खड़े हैं, ये किस कारण से, गुरुत्व के कारण से। ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण से आप पृथ्वी पर खड़े हैं। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा बल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि गुरुत्व बल बहुत छोटा होता है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है। देखिए ग्रेफाइट जो है ये आपका अधातु है और विद्युत का चालक माना जाता है इसी। अगला है डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसी कारण से उसे विद्युत का चालक माना जाता है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये नाभिक में पाया जाता है डीएनए, याद रखिएगा आप सभी। नाभिक मतलब केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा F बराबर R/2। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर R/2 हो जाएगा। F फोकस हो जाएगा, R आपका क्या हुआ त्रिज्या, और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो बिल्कुल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, pH 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा। तो अभी बताए थे कि pH 7 से अगर कम रहे तो अम्लीय, 7 से अगर अधिक रहे तो क्षारीय। तो अम्लीय इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा है, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेरिब्रम का कार्य क्या है, सोचना और याद रखना, याद रखिएगा ये सेरिब्रम का कार्य होता है। और मस्तिष्क जो होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो वह क्या कहलाएगा। तो देखिए किसी भी वस्तु का वेग समय के साथ अगर बदलता है तो इसे हम सभी
त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए, वेग बदलने पर त्वरण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वेग बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरित गति में चाल या दिशा बदल सकती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। जो त्वरित गति होता है इसमें चाल और दिशा दोनों बदल सकती है। तो क्वेश्चन क्या था? यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो वह वेग क्या कहलाता है? त्वरित गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए, मिश्र धातु जो है तांबा नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। इसके मिश्रण से अलग अलग धातु बनता है। जैसे पीतल जो बनता है ये आपका तांबा और जस्ता से बनता है, कांसा तांबा टीन से बनता है, और इस्पात जो है ये भी आपका एक मिश्र धातु है, लोहे की मिश्र धातु है इस्पात। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु का नाम सुने हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में कि मस्तिष्क किसका भाग है? तो तंत्रिका तंत्र का भाग है। अगला है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? देखिए, कार्य करने की दर को हम सभी शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? वाट। और 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, द्रव अवस्था में क्या सोडियम होता है या कैल्शियम या लोहा? नहीं, पारा। पारा आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए, पारा समान ताप जो होता है वो आपका द्रव अवस्था में होता है, और पारा का प्रतीक चिन्ह क्या है? Hg है। क्या है? Hg है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो अभी जब बता रहे थे जल का परिवहन जाइलम से होता है, तो पौधे में भोजन का परिवहन जो होता है ये आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। बात समझे? और फ्लोएम जो होता है ये आपका जीवित कोशिका में पाया जाता है। किसमें? जीवित कोशिका में। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसका आंसर सभी का नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, आज कितना ही, आज की सेट में कुल 30 प्रश्न कंप्लीट करवाएं साइंस का। सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी चीज़ें आपको दिया जा रहा है, ठीक है, और इससे पहले जितने भी क्लासेस हुआ है, PYQ आपको हम 2022 से लेकर 2025 तक कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। 2 गुना स्पीड में देख लीजिए, समय का आपका बचत होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक एक करके सारा वीडियो को 2 गुना स्पीड में सिर्फ सरसरी निगाह से उसको गुजार लीजिए आप सभी, ठीक है, ताकि अगर प्रश्न आ जाए पेपर में तो आराम से प्रश्न को ऑप्शन छांट के या किसी भी तरह से बना ले प्रश्न को। अगर एक बार भी क्वेश्चन को देखे रहिएगा तो आराम से प्रश्न बना सकते हैं, वहाँ पे नेगेटिव नहीं रहता है, तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा। आज की सेट में कितना स्कोर किया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।